सब कहते हैं गलतियां बर्बाद कर देती है, और मैं कहता हूं कि गलतियां एक्चुअली बर्बाद नहीं करती, आपका एम्पायर बना देती है। सोचो जरा, अगर हर गलती के बाद इंसान रुक जाता तो आज ओयो, जोमैटो और फ्लिपकार्ट जैसे नाम कभी भी जन्म ही नहीं लेते। हम सबको लगता है फेलियर एक फुल स्टॉप है, लेकिन फाउंडर्स जानते हैं ये फुल स्टॉप नहीं, सिर्फ एक कॉमा है। रितेश अग्रवाल ने जब अपना होटल मॉडल गिरा दिया था, उस वक्त लोग उन पे हंस रहे थे। दीपेंद्र गोयल के जोमैटो के कैश बर्न पे इतने मीम्स बन रहे थे और लोग कह रहे थे भाई इसका तो टाइम गया। और जब फ्लिपकार्ट के सामने अमेज़न खड़ा हो गया, दुनिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि फ्लिपकार्ट का गेम ओवर हो गया। लेकिन वही मोमेंट था जब ये लोग अपना गेम खुद लिख रहे थे। आपने शायद नोटिस ना किया हो, लेकिन इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स गलती से बने। प्लान कुछ और था, निकल कुछ और गया। पर फर्क ये था, हम लोग तो गलती पे रुक जाते हैं, लेकिन ये लोग उस गलती का सिस्टम बना देते हैं। और दोस्तों, यही डिफरेंस होता है फाउंडर सोच और फेलियर माइंडसेट में। गलती सबसे महंगा टैक्स होता है, पर अगर सही सिस्टम बन जाए तो वही टैक्स आपका प्रॉफिट सेंटर बन जाता है। आज हम देश के 3 टॉप स्टार्टअप्स की ऐसी गलतियों को देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि गालियों से एम्पायर कैसे बनता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, संजय सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा है? तो मैं आपको बता दूं कि जब ओयो जैसे स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ाते, अपने पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी नए मौके खोल देते हैं। आज आप भी ऐसे ही हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बिफोर आईपीओ। इनक्रेड मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप ओयो, स्विगी, बोट जैसे अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स डायरेक्टली खरीद सकते हो। कोई ब्रोकर नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, और एक शेयर से भी शुरुआत करी जा सकती है। ट्रांसफर भी कुछ ही बिजनेस दिनों में आपके अकाउंट में हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर रुकिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच। और आज की वीडियो में हम 3 बिजनेसेस के बारे में समझेंगे, कैसे उन्होंने माइनस से अपने आप को प्लस किया है। देखो भाई, बिजनेस का बाजार में एक सिंपल रूल है, जितनी बड़ी गारंटी दोगे ना, उतना ही बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और रितेश अग्रवाल ने यह बात अपनी कंपनी के खून पसीने से लिखी थी। 2019 के आसपास ओयो ने एक नया फॉर्मूला निकाला, गारंटीड पेमेंट मॉडल। आइडिया यह था कि होटल ओनर्स को हर महीने एक फिक्स पैसा मिल जाएगा, चाहे रूम भाड़े पे चढ़े या खाली रहे। सुनकर सबने बोला, अरे यार ये तो बहुत ही सेफ मॉडल है। लेकिन भाई, धंधे में सेफ और सक्सेसफुल दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब कमाई गारंटीड होती है तो मेहनत लाजमी तौर पे कम हो जाती है। कुछ महीने के अंदर ही होटल पार्टनर्स ने अपना इंजन स्लो कर दिया। गेस्ट आए या ना आए, पैसा तो उनको मिलना ही था। रूम्स पे धूल जम गई थी और ओयो का नाम मार्केट में खराब होने लग गया था। कंप्लेंट्स बढ़ने लग गई थी और कैश लिटरली जलने लग गया था। FY 2020 में ओयो का एबिटा मार्जिन -46.5% तक पहुंच गया था। आप सोचो कि वो 100 रुपए कमा रहे थे और 146 रुपए जला रहे थे। ये बिजनेस नहीं, एक्चुअली तंदूर चल रहा था। और इस तंदूर में ओयो के इन्वेस्टर्स का पैसा रोस्ट हो रहा था। रितेश के पास उस टाइम पे 2 ही रास्ते थे, या तो कंपनी को वो डुबा देते या सिस्टम को पलट देते, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सबसे पहले ओयो ने उन देशों में स्केल डाउन किया जहां हर क्वार्टर के साथ लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड यूएस। फिर उन्होंने गारंटीड पेमेंट मॉडल खत्म करके फ्रेंचाइज और रेवेन्यू शेयर मॉडल को लेके आ गए। अब होटल ओनर की कमाई उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही थी। फिर आया क्लीन अप ड्राइव, लो क्वालिटी होटल्स को हटा दिया गया और सिर्फ हाई परफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज को रखा गया। यह डिसीजन ब्रूटल तो था, लेकिन स्मार्ट था। रिजल्ट, क्वालिटी बढ़ी, ब्रांड ट्रस्ट वापस आया और कस्टमर सैटिस्फैक्शन इंडेक्स में ओयो का स्कोर ऊपर चला गया। और ओयो ने को ओयो ऐप लॉन्च किया, जहां पार्टनर्स अपने रेट्स, डिस्काउंट्स और परफॉर्मेंस खुद देख सकते थे और उसको कंट्रोल भी कर सकते थे। ऑपरेशंस और सपोर्ट इंडिया शिफ्ट हुआ और कॉस्ट स्ट्रक्चर लीन हो गया। रितेश ने फंडिंग के क्रेज को छोड़ा और फंडामेंटल्स पे फोकस करना चालू किया। जब फाउंडेशन सॉलिड हो गया, तब एक्सपेंशन ग्लोबल हो गया। 2024 में ओयो ने अमेरिका की कंपनी G6 हॉस्पिटैलिटी, जिसके पास मोटल 6 और स्टूडियो 6 की चेन्स है, उसको $525 मिलियन में एक्वायर किया। फिर ऑस्ट्रेलिया की मेड कंफी को लगभग $50 मिलियन में एक्वायर किया और पेरिस की चेक माई गेस्ट डील 230 करोड़ के आसपास में क्लोज करी। एक इंडियन स्टार्टअप ने यह दिखाया कि बजट होटल भी ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। अब देखो भाई, स्टार्टअप दुनिया में सब वैल्यूएशन के चक्कर में पड़े होते हैं, पर रितेश ने समझा वैल्यूएशन तो क्रश हो सकती है, लेकिन प्रॉफिट ही आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर होता है। 2019 में ओयो की वैल्यूएशन $10 बिलियन थी और 2024 में वो लगभग $4.6 बिलियन रह गई थी। लेकिन कंपनी का कैश फ्लो अब पॉजिटिव हो गया था और FY 2024 में 229 से 245 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया।
बोर्ड में आदित्य घोष जैसे सीजन लीडर्स को लेके आए गए और एयरबीएनबी जैसे कंपेटिटर ने भी उनकी कंपनी में स्टेक ले लिया। यही तो होता है ना बिजनेस मैच्योरिटी, जब आप ग्लैमर से ज्यादा गवर्नेंस में इन्वेस्ट करते हो। जब स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों साथ में मिल जाए तो समझ लो कि बिजनेस अब पक गया है, राइप हो गया है। और यहां सबसे शानदार बात यह है कि ओयो जैसे स्टार्टअप्स जब ग्रो करते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे इकोसिस्टम के लिए पैसा बनाते हैं। अपने होटल पार्टनर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, एक्सपेंशन के लिए फंडिंग एक्सेस करवाते हैं और पूरे ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी मार्केट का पाए बड़ा कर देते हैं। अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि काश मैं भी ऐसे हाई पोटेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाता बिफोर आईपीओ, इनक्रेड मनी में आप ओयो और बोट जैसे अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोसेस बड़ा सिंपल है, जीरो ब्रोकरेज है और कोई भी हिडन फीस भी नहीं। एक शेयर से भी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और वो शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कुछ ही बिजनेस दिनों में। बस एक बात याद रखो, ये लॉन्ग टर्म गेम है। अनलिस्टेड इक्विटीज में लिक्विडिटी कम होती है और आईपीओ के बाद सेबी के रूल्स के हिसाब से 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो रिसर्च करो, गवर्नेंस को समझो और अपने रिस्क एपेटाइट को क्लियर रखो। इनक्रेड मनी बैक्ड है इनक्रेड ग्रुप से, जो एक एस्टैब्लिश फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इनके पास एक प्रॉपर एक्सपर्ट सपोर्ट टीम भी होती है। यानी सिंपल शब्दों में बोले तो ये कोई स्टॉक टिप नहीं है, ये एक माइंडसेट टिप है, क्योंकि बनिया जानता है धंधा समझना ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ, जहां सब कुछ डिलीवर करने के चक्कर में जोमैटो खुद ही डिलीवरी बन गया। देखिए, ओयो ने हमें अकाउंटेबिलिटी सिखाई और जोमैटो ने हमें अटेंशन सिखाया है। बिजनेस तब नहीं डूबता जब पैसा खत्म हो जाता है, बिजनेस तब डूबता है जब ध्यान चला जाता है। दीपेंद्र गोयल ने यह बात अपनी कंपनी के हर लॉस के साथ समझी। 2008 में दीपेंद्र ने एक सिंपल आइडिया से शुरुआत की थी, रेस्टोरेंट के मेन्यूज को ऑनलाइन डाल लो ताकि लोग खाना डिसाइड कर सके बिना वेटर से झगड़ा किए। सिंपल आइडिया था, क्लियर वैल्यू थी और ग्रोथ भी स्टडी थी। लेकिन 2015 तक जोमैटो को लगा कि सिर्फ मेन्यू और रेस्टोरेंट डिस्कवरी में रुक जाना छोटी सोच हो सकती है। तो उन्होंने बहुत सारी फंडिंग उठाई और कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो फूड, ग्रोसरी, मेडिसिन, लॉन्ड्री सब डिलीवर करेगी। यहां से शुरू हुआ हाइपर लोकल हीरो बनने का सपना। लेकिन सपने और स्ट्रैटेजी में बहुत फर्क होता है। हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट चालू होता था और हर हफ्ते एक नया लॉस लिख दिया जाता था। 2015 के बाद के कुछ साल में जोमैटो ने कैश बर्न इतना बढ़ा दिया था कि इन्वेस्टर्स ने इसे कैश बर्निंग रॉकेट कहना चालू कर दिया था। मीडिया में हेडलाइंस आती थी कि जोमैटो अपनी आइडेंटिटी खो चुका। इसी बीच दीपेंद्र ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, वी डोंट नीड टू डू एवरीथिंग, वी जस्ट नीड टू डू वन थिंग राइट। बस वही मोमेंट था, जोमैटो का टर्न अराउंड की शुरुआत हो गई। कंपनी ने नॉन कोर कैटेगरीज जैसे ग्रोसरी और डेली एसेंशियल से एग्जिट ले लिया और अपने कोर फूड डिलीवरी बिजनेस पर फोकस चालू रखा। फिर आया 2022, जब जोमैटो ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और ब्लिंकिट को अक्वायर कर लिया। मार्केट ने बोला फिर से गलती हो गई भाई इनसे, लेकिन इस बार अप्रोच बिल्कुल अलग थी। ब्लिंकिट जोमैटो के इकोसिस्टम का पार्ट बन गया, डिस्ट्रैक्शन नहीं बना। क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी को एक ही सप्लाई चेन में इंटीग्रेट किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूट के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन हुआ और डार्क स्टोर सेटअप किए गए और 10 मेकिंग ग्रोसरी डिलीवरी एक लॉस मेकिंग स्टंट के बजाय कस्टमर रिटेंशन का इंजन बन गया। और फिर जोमैटो ने एक और साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला, जोमैटो फॉर बिजनेस। यह प्लेटफॉर्म रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए लॉन्च किया गया, जहां उन्हें डेटा इंसाइट्स, मार्केटिंग टूल्स और एनालिटिक्स मिलते थे। जो प्लेटफॉर्म पहले कमीशन लेता था, अब उन्होंने ग्रोथ भी प्रोवाइड करनी चालू कर दी। यही मोमेंट था जब जोमैटो ने समझा कि सस्टेनेबल ग्रोथ तभी आती है जब आपके पार्टनर्स और आपकी कंपनी दोनों जीत रहे हो। 2023 में जोमैटो ने 971 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, लेकिन 2024 में यह कंपनी ने 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, अपने हिस्ट्री का पहला फुल ईयर प्रॉफिट। ब्लिंकिट, जो कभी लॉस मशीन समझा जाता था, उसने भी FY 2025 के शुरुआती क्वार्टर्स में एडजस्टेड एबिटा लेवल पर प्रॉफिट जोन में एंट्री कर ली। आज जोमैटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और वो भारत की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज में शामिल हो चुका है। दीपेंद्र गोयल ने ये टर्न अराउंड सिर्फ एक बिजनेस मॉडल से नहीं, एक माइंडसेट से किया है। कंपनी के अंदर क्लैरिटी बढ़ी और बाहर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ गया। जो ब्रांड कभी लॉस लीडर के लेबल में फंसा हुआ था, आज वही लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की स्टोरी बन चुका है। यहां मैं आपको बताता हूं वो 3 बड़ी लर्निंग्स जोमैटो से हर एंटरप्रेन्योर को लेनी चाहिए। जोमैटो का पहला लेसन क्लियर है, फोकस इज द न्यू फंडिंग। हर बिजनेस को एक नो लिस्ट बनानी चाहिए जो डिफाइन करे कि आपको क्या नहीं करना है। जितना क्लटर आप कम करेंगे, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी और क्लैरिटी से ही कंपाउंडिंग होती है। दूसरा लेसन है स्पीड। जोमैटो ने डिलीवरी बॉय से लेकर CEO तक
एक ही मेट्रिक डिफाइन किया, फास्ट डिलीवरी, फास्टर करेक्शन, फास्टर डिसीजन। स्पीड कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं थी, सर्वाइवल का तरीका था। जब स्पीड और सिस्टम एक साथ काम करते हैं ना तो स्केल अपने आप आ जाती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है स्टेक होल्डर अलाइनमेंट। बिजनेस कभी एक प्लेयर से नहीं चलता, पूरे इकोसिस्टम से चलता है। जोमैटो ने रेस्टोरेंट्स के साथ लड़ना बंद किया और उनके साथ सिस्टम बनाना चालू कर दिया। जब आप अपने स्टेक होल्डर्स को विन करने देते हो ना तो पूरा इकोसिस्टम आपके लिए काम करने लग जाता है। जोमैटो ने अपने एनिमीज को अपना एलाइज बना लिया और वही हर लॉन्ग टर्म ब्रांड का सीक्रेट होता है। और अब अगली कहानी पे चलते हैं जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां रेगुलेटर ने फुल स्टॉप लगा दिया था और फाउंडर ने उसे कॉमा बना दिया। फ्लिपकार्ट। तो भाई जोमैटो ने तो फोकस सिखाया पर फ्लिपकार्ट ने फाइट करना सिखाया। 2014 में जब अमेजॉन ने इंडिया में एंट्री ली, सबने बोला अब खत्म हो गया भाई, डॉलर के सामने रुपए का क्या चांस बचेगा। पर भाई यहां खेल पैसे का नहीं था, पेशेंस का था। और सचिन बिनी बंसल ने यह बात दुनिया को सबसे पहले समझाई है। पहले कुछ साल फ्लिपकार्ट भी उड़ते तीर पकड़ रहा था, कैटेगरी पे कैटेगरी जोड़े जा रहा था, फैशन, होम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी। और एक टाइम ऐसा आया कि कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए, सेलर्स फ्रस्ट्रेट हो गए और कंपनी एक्सट्रीमली ओवरवर्क्ड हो गई। लेकिन असली फाउंडर वही होता है जो प्रॉब्लम से पीछे नहीं, अंदर घुस के उसका सिस्टम समझ लेता है। टीम ने एनालिसिस किया और बोला कि भाई भारत में दिवाली पे बहुत जबरदस्त शॉपिंग होती है और हर घर में एक सेल तो होनी चाहिए। बस वहीं से जन्म हुआ बिग बिलियन डेज का। सोचो उस टाइम लोग ऑनलाइन खरीदने में डरा करते थे और फ्लिपकार्ट ने कहा पूरा घर ऑनलाइन ले जाओ। सर्वर क्रैश हो गए, मीम्स बनने लगे, पर कस्टमर्स ने भरोसा बनाया। यह सेल एक ट्रांजैक्शन नहीं था, यह डिजिटल मिडिल क्लास का फेस्टिवल था। अमेजॉन डिस्काउंट बेच रहा था, फ्लिपकार्ट ने इमोशन बेचना चालू कर दिया। फिर फ्लिपकार्ट ने समझा कि सिर्फ सेल से एम्पायर नहीं बनता, आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है। और आइडेंटिटी के लिए आया उनका नेक्स्ट जीनियस मूव, मिंत्रा। फैशन में लोग प्रोडक्ट नहीं पर्सनालिटी खरीदते हैं। मिंत्रा ने फ्लिपकार्ट को ट्रेंड और ट्रस्ट दोनों दे दिया। आज भी मिंत्रा फ्लिपकार्ट ग्रुप का सबसे स्टेबल प्रॉफिटेबल वर्टिकल है। अमेजॉन के पास वर्ल्ड क्लास टेक तो है पर फ्लिपकार्ट के पास इंडियन टेस्ट है, और टेस्ट ही तो कल्चर का कैपिटल होता है भाई। अगला बोल्ड कदम था फोन पे को स्पिन ऑफ करना। ज्यादा लोग सोच रहे थे ये रिस्क होने वाला है, पर बंसल ब्रदर्स जानते थे कि पेमेंट बिजनेस एक अलग जंगल है, वहां हंटिंग रूल्स बहुत अलग होने वाले हैं। फोन पे को फ्रीडम मिला और आज वो $12 बिलियन की वैल्यूएशन पे खड़ा है। देखा भाई, कभी कभी अपनी बच्ची कंपनी को एक अलग घर देना ही पूरी फैमिली को बड़ा कर देता है। लेकिन सबसे जीनियस मूव था फ्लिपकार्ट का वर्नाक्युलर रेवोल्यूशन। अमेजॉन सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा था, फ्लिपकार्ट ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ में भी ऐप लॉन्च कर दिए। यहां से टियर 2 और टियर 3 शहरों के कस्टमर्स को लगा ये ऐप तो भाई हमारे लिए बनी है। उनका इमोशनल वैल्यू टोटली अनलॉक हो गया था, क्योंकि इंडिया में सेल जो है ना वो प्राइस से नहीं होती, सम्मान से होती है, रिस्पेक्ट से होती है। और फ्लिपकार्ट ने रिस्पेक्ट दिया उनकी भाषा को, उनके स्टाइल को और उनके चरित्र को। 2024 तक फ्लिपकार्ट ने अपना पूरा सिस्टम ऑप्टिमाइज कर दिया था। जीएमवी $30 बिलियन क्रॉस कर गया और फ्लिपकार्ट होलसेल ने 1.4 लाख से ज्यादा स्मॉल रिटेलर्स को डिजिटल इकोसिस्टम में जोड़ दिया। भारत के 80% पिन कोड्स तक फ्लिपकार्ट डिलीवर कर रहा था और टियर 3 टाउन्स में उनका ऑर्डर वॉल्यूम अमेजॉन से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। फ्लिपकार्ट की कहानी एक सिंपल मैसेज देती है, अगर आपके पास पैसा कम है पर पेशेंस ज्यादा है तो दुनिया का कोई भी जायंट आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि बिजनेस में स्ट्रैटेजी बदलती रहती है पर कन्विक्शन ही वो चीज है जो हर दौर में आपको जिताती है। तो गाइस अगर ध्यान से देखो तो ओयो, जोमैटो, फ्लिपकार्ट सबकी कहानी एक ही फॉर्मूला फॉलो करती है। नाम अलग है, प्रोडक्ट अलग है, पर पैटर्न सेम है। हर जगह गलती हुई, फिर सिस्टम बना और फिर सक्सेस मिली। यही है असली गलती से ग्लोरी का फ्रेमवर्क। ये एमबीए के सिलेबस में कहीं नहीं मिलता पर लाइफ के हर एग्जाम में आपको काम आएगा। सबसे पहला रूल है एक्सेप्टेंस। अरे अपनी गलती को मान लो, सिंपल, लेकिन यही सबसे टफ होता है। ज्यादातर फाउंडर्स गलती को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, जबकि सक्सेसफुल फाउंडर्स उसका पोस्टमार्टम करते हैं। रितेश अग्रवाल ने बोला गारंटीड पेमेंट मॉडल गलत था। दीपेंद्र गोयल ने एक्सेप्ट किया कि हम फूड डिलीवरी से भटक गए थे, और यह एक्सेप्टेंस उनकी वीकनेस नहीं, उनकी विजडम को दिखाता है। दूसरा रूल है फोकस। डॉक्टर वैल्यूमनी कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, वन हु आर सक्सेसफुल and the others who lost focus। हर सक्सेसफुल टर्न अराउंड एक रूथलेस फोकस से शुरू होती है। ओयो ने बोला क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी छोड़ो। फ्लिपकार्ट ने बोला इंडिया के टियर 2 टियर 3 शहर को हमारे अमेजॉन से जंग की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और फोकस मतलब सीधा सिस्टम, सीधा सक्सेस। क्योंकि बिजनेस में सब कुछ करने वाला आदमी आखिर में कुछ भी नहीं कर पाता। और तीसरा रूल स्पीड। ओयो ने 18 महीने में पूरा मॉडल पलट दिया। पेटीएम ने 6 महीने में अपनी कंप्लायंस रीबिल्ड कर दी। ये सब एनालिसिस नहीं, एक्शन थे। जब मार्केट कहता है अब क्या होगा, विनर माइंडसेट वाला बंदा कहता है
अब देखते जाओ। बिजनेस में फास्ट एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। चौथा रूल है स्टेक होल्डर वैल्यू। ओयो ने होटल ओनर्स को टेक और क्रेडिट एक्सेस दिया, जोमैटो ने रेस्टोरेंट्स को डेटा और ग्रोथ टूल्स दिए, फ्लिपकार्ट ने सेलर्स को शॉपकीपर से एंटरप्रेन्योर बना दिया। जब आप सबके लिए वैल्यू क्रिएट करते हो ना, तो पूरा मार्केट आपके लिए काम करने लग जाता है। यह सिंपल इंडियन लॉजिक है, सबका भला तभी अपना भला। और पांचवा रूल है लॉन्ग टर्म सोच। शॉर्टकट से सिर्फ थ्रिल मिलता है, रिजल्ट नहीं। ओयो वैल्यूएशन के चक्कर में नहीं पड़ा, प्रॉफिट्स पे फोकस करना चालू किया। जोमैटो ने ब्लिंकिट खरीदा लॉन्ग टर्म प्ले के लिए, पेटीएम ने बोरिंग कंप्लायंस पे पैसा लगाया ताकि फ्यूचर सेफ हो जाए, और क्रेड ने अर्ली प्रॉफिट के बजाय ट्रस्ट को कंपाउंड किया। बिजनेस में पेशेंस वो ईएमआई है जो हर महीने इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देती है। तो ये फॉर्मूला सिंपल और प्रैक्टिकल है। पहले आप गलती एक्सेप्ट करिए, फिर फोकस करिए, स्पीड लाइए, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएट करिए और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखिए। इसी से आप बिजनेस का सस्टेनेबल टर्न अराउंड कर सकते हैं। और एक बोनस रिमाइंडर, अगर आप सोच रहे भाई मैं तो फाउंडर नहीं हूं, मैं तो इन्वेस्टर हूं, तो मैं इनकी गलती से क्या सीखूं, आपको मैं बताता हूं क्या सीखना जरूरी है। ओयो और जोमैटो जैसे स्टार्टअप्स में लोगों ने अर्ली इन्वेस्ट करके फॉर्च्यून बनाया है। आज अगर आप ऐसे हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में प्री आईपीओ लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इनक्रेड मनी जैसा प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां आप अपने डीमैट अकाउंट से अनलिस्टेड कंपनीज जैसे ओयो, बोट के शेयर्स खरीद सकते हैं बिना ब्रोकरेज के, और एक शेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिसर्च जरूरी है, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। ये ट्रेडिंग नहीं है, ट्रस्ट का गेम है। आखिर में एक ही लाइन याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में सबसे महंगा एसेट है एक्सपीरियंस और सबसे सस्ता टीचर है गलती। अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया है ना, तो पिवट करो। करियर गलत चूज कर लिया ना, एक्सेप्ट करो और डायरेक्शन बदलो। इन्वेस्टमेंट गलत हो गई है ना, स्टॉप लॉस लो, डाइवर्सिफाई करो। तो अगली बार जब लाइफ या बिजनेस फेल हो या इन्वेस्टमेंट में लॉस हो, तो पैनिक मत करना, बस थोड़ा पोस्टमार्टम करना, थोड़ा हंस लेना और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना, और आगे जाके यही गलतियों की जो सीख है वो आपको सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट देगी। तो गाइस, आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई है वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किस चीज पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइए। इनक्रेड मनी को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जरूर चेक करिए। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।